So good morning students. Today we are going to discuss some very important topics which are very small but very important. So it is very important to understand this concept to clear your past and coming concepts. As you know, in our last video we have discussed about the determination of equilibrium, and under that we have discussed that there are two conditions of the equilibrium. First is AD equal to AS and second is sub S equal to I. But we have, but we also discussed that the AD equal to AS is possible in case of full employment equilibrium. But students, it is not every time fact. It is not necessary that the equilibrium condition will survive only in the case of full employment, but sometimes it happen in case of underemployment equilibrium. So first of all, we will discuss what is full employment equilibrium and what is underemployment equilibrium. So now we are going to discuss full employment equilibrium. Full employment equilibrium क्या है? As it is clear by name, full employment means क्या होता है? Full employment means all those peoples, those are interested to work, those are willing to work at existing wage rate and they are getting the work. That is known as full employment. Means जो लोग काम करना चाहते हैं, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका जो फुल यूटिलाइजेशन हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन where all the peoples, or you can say the resources, are not fully utilized. Remain some resources are still there are probability to use them. So this is known as under employment. Means कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मीन्स हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उसको हम पूरी तरीके से उपयोग में नहीं ला पाए. लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है AD इक्वल टू AS, ये दोनों ही कंडीशन में वैरी हो सकती है और होती है. कैसे? इसको हम एक एग्जांपल से रखते हैं, समझने का प्रयास करें. समझ लीजिए बच्चों कि किसी अर्थव्यवस्था में अगर हम सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकें, अगर हमारे पास जो भी सारे रिसोर्सेज हैं उनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में सपोज कर लीजिए हम 50 करोड़ रुपए का आउटपुट प्रोडक्शन करने का प्लान करते हैं कि अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हम आउटपुट प्रोडक्शन करेंगे उसकी जो वर्थ होगी वो कितनी होगी? 50 करोड़ होगी. अब अगर हम सारे रिसोर्सेज का उपयोग करके और 50 करोड़ का वर्थ प्रोडक्शन कर ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? इस स्थिति में भी ये AD इक्वल टू AS हो जाता है. लेकिन अगर दूसरी तरफ देखिए तो हमारे पास जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने प्लान किया कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस ऑल द आउटपुट्स ऑफ द वर्थ ऑफ 50 करोड़. दे प्लान दैट दे आर गोइंग टू आउटपुट फॉर द वर्थ ऑफ 40 करोड़. तो उन्होंने 40 करोड़ का ही आउटपुट प्रोडक्शन करने का प्लान किया, जबकि हमारे पास अगर हम सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते तो हमारे पास 50 करोड़ का था. ऐसी स्थिति में एंड दे प्रोड्यूस इट, उन्होंने इतना प्रोड्यूस किया. अब इस स्थिति में भी AD इक्वल टू AS हो गया. क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने प्लान किया कि हम 40 करोड़ का आउटपुट प्रोडक्शन करेंगे और जो हाउस होल्ड थे उन्होंने प्लान किया कि हम 40 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन करेंगे. तो ऐसी स्थिति में भी AD इक्वल टू AS हो सकता है, जबकि यहाँ पर आप देखिए तो 10 करोड़ रुपए का जो आउटपुट था वो रिमेन अंडर यूटिलाइजेशन हो गया. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल यूटिलाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो you should be very clear the concept that the equilibrium condition vary in both situations, full employment equilibrium and under employment.
Now the next is voluntary and involuntary employment. It is clear by name. Voluntary means those are willing, जो काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वॉलेंट्री जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है कि जो व्यक्ति काम करने लायक तो हैं, काम भी है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज दो इवन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, दे आर एबल टू वर्क बट दे डोंट वांट टू वर्क। आपके पास काम है, काम करने लायक है, लेकिन वो जानबूझ करके काम नहीं कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इनवॉलेंट्री क्या होता है कि वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? अब अगर आप नाम से देखेंगे तो फुल का मतलब पूरा, तो इसका सामान्य रूप से अर्थ होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने लोग काम करने लायक हो, सबको काम मिल जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इफ रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज्ड एंड ऑल द पीपल गेट द वर्क, दोज आर एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज, दैट इट इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा बेटा नहीं होता है। It is not possible that all the people those are willing to get the work in an economy. किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने लोग काम करने लायक हैं वो सारे लोग काम करने लगे, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? Because every time there are some changes, due to some changes, सपोज के लिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, इकोनॉमिकल चेंजेस हो गए, कुछ डायनेमिक चेंजेस हो गए, उसकी वजह से कुछ लोगों को काम नहीं मिल पाता है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स नॉट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक कतई नहीं होता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको रोजगार ना मिला, राइट? सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड जीरो एम्प्लॉयमेंट। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर ऑल द पीपल गेट द वर्क, बट द फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन दैट इवन देयर आर सम पीपल दोज आर विदाउट द वर्क। So this type of unemployment is also known as natural unemployment. This time what unemployment is also known as natural unemployment. Means कि जो changes हैं आ रहे हैं, उन changes की वजह से जो लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं उसको हम natural unemployment कहते हैं। natural unemployment का मतलब कि ये unemployment हमेशा कोई भी अर्थव्यवस्था, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में natural unemployment उपलब्ध रहता है। So students don't get confusion about the full employment and zero unemployment. Both are different concept, and I hope you will able to understand the concept because we have later discussed this. The next is fractional unemployment. What is fractional unemployment? देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? ये एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पे जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, सिंपली ये शॉर्ट टर्म में होता है। कोई जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने से वो उस काम को करने लायक नहीं है, अब उस काम को नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से उस जॉब को छोड़कर कोई दूसरी जॉब को ढूंढने लगते हैं। ऐसी जो जॉब होती है, ऐसी जो सिचुएशंस होती है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज आल्सो क्लियर बाय नेम। वो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज होने से, जैसे कि देश में जब जीएसटी लागू हुआ तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का कार्य प्रणाली जो था उसमें चेंजेस हुए, सरकार कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना। अच्छा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे कोई सरकार ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया कि भाई जो शहरी क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं, नाउ दे आर नॉट एबल टू प्रोडक्शन इन द रूरल अर्बन एरियाज, सो दे हैव टू एस्टेब्लिश देयर ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल एरियाज। मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार ऐसा कोई रूल बना दे कि भाई जो शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते, उनको रूरल एरिया में जाना होगा। तो ऐसी वजह से कुछ लोगों के रोजगार क्या होंगे? छिन जाएंगे। कुछ लोगों, जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होगा कुछ लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जेंट सेविंग एंड एग्जेंट इन्वेस्टमेंट। एग्जेंट सेविंग एंड एग्जेंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो बेटा, एग्जेंट सेविंग क्या है? एग्जेंट सेविंग इज आल्सो नोन एज प्लान्ड सेविंग। प्लान्ड सेविंग और डिजायर सेविंग ड्यूरिंग एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ 1 ईयर। सामान्य तौर पे एक साल में किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर एग्जेंट मीन्स प्लान मीन्स एग्जेंट सेविंग इज दैट सेविंग which is planned by household and firms, simply household, to saving a particular time period। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान सेविंग। जैसे मान लीजिए हम कोई आप खुद को एग्जांपल ले लें कि आपने प्लान किया कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 चल रहा है, इस साल के अंदर हम 20,000 रुपए सेविंग करेंगे। प्लान किया कि अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक हम जो सेविंग करेंगे वो कितने की करेंगे? 50,000 की। तो ये 50,000 क्या है? एग्जेंट सेविंग है। आपने सेविंग किया नहीं, आप प्लान कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जेंट सेविंग, राइट। इसी तरीके से एग्जेंट इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब कोई फर्म है, कोई हाउस होल्ड है, उसने प्लान किया, सपोज कीजिए कि 2019-2020 के लिए कोई प्लान था, कोई ऑर्गेनाइजेशन था, कोई प्रोडक्शन हाउस था, उसने प्लान किया था कि हम जो है इस बार 2 अपने नए प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे, 2 नई फैक्ट्रियां हम ओपन करेंगे। लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना क्राइसिस आ गया। इसकी वजह से पूरे विश्व की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी क्या हुई? वो चेंज हो गई। अब वो इस स्थिति में नहीं था कि वो 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि पैसे नहीं थे और दूसरे फैक्टर्स नहीं थे। तो उसने क्या किया? एक ही किया। तो प्लान उसने कितने का किया था? एक अलग से एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, उसने प्लान किया था कि इस बार हम 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन कोरोना क्राइसिस की वजह से 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में नहीं हो पाया, उसने 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया। तो जो किया उससे कोई मतलब नहीं, उसने जो प्लान किया, दिस इज नोन एज प्लान इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट है एक्सपोज्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सपोज्ड क्या है? एक्सपोज्ड सेविंग इज द एक्चुअल सेविंग। इट इज द एक्चुअल सेविंग मेड बाय हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल्स। ये एक्चुअल सेविंग है जो लोगों के द्वारा प्लान की गई थी और वास्तव में की गई थी। जैसे हमने कहा कि हमने प्लान किया था कि हम 50,000 रुपए सेव करेंगे, लेकिन मंथ आते लास्ट तक या साल के अंत तक हम 40,000 रुपए सेव कर पाए। तो 50,000 क्या था? हमने सोचा था। तो जो हमने सोचा था वो एग्जेंट सेविंग है, और जो हमने वास्तव में किया, वास्तव में हमने सेविंग कितना किया? 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए क्या है? एक्सपोज्ड है। पोस्ट मीन्स होता ही बाद में है, प्लान करने के बाद। एक्सपोज सेविंग इज आल्सो नोन एज एक्चुअल सेविंग, जो हमने वास्तव में किया। हमने प्लान किया था कितने करने का? हमने प्लान किया था 50,000 का, लेकिन हमने प्लान किया कितना? 40,000 ही। तो दिस 40,000 इज व्हाट? दिस इज द एक्सपोज्ड सेविंग। This is the exposed saving, and this 50 which was planned, ये क्या है? एग्जेंट सेविंग है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोज्ड क्या होता है बेटा? एक्सपोज्ड को हम एक्चुअल भी बोलते हैं। सो एक्सपोज्ड इज आल्सो नोन एज एक्चुअल सेविंग। So actual saving is the total amount of saving which is actually made during a financial year, and the investment is also exposed investment। क्या है? जो हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो हमने ओवरऑल सेविंग किया, इन्वेस्ट। अगर हम इंडिविजुअल्स हैं तो सेविंग किए,
और फर्म है तो इन्वेस्टमेंट किए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. So this is all about the some very small but very important topics for your conceptual point of view. And students, last 2 points, exact saving and investments and exposed saving and investments are very important. So don't get confusion. And one very important thing, that is the full employment and zero unemployment. तो इसके बीच में भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स, by which we reduce your confusion. Okay, thank you, students.